Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Section 33 Cranes and other lifting machinery. Subsection 1 The following provisions shall apply in respect of cranes and all other lifting machinery other than hoist and lifts in any factory. तो जितनी भी प्रोविजन इस सेक्शन में बताई जाएंगी वो किस पे अप्लाई होंगी? क्रेन्स एंड अदर लिफ्टिंग मशीनरी पर. हॉइस्ट और लिफ्ट उसमें शामिल नहीं होंगे, वो आगे अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे. Clause A Every part thereof including the working gear whether fixed or movable, ropes and chains and anchoring and fixing appliances shall be. तो क्रेन्स और लिफ्टिंग मशीनरी का हर पार्ट जिसमें वर्किंग गियर भी शामिल होगा वो फिक्स्ड है या मूवेबल है, उसमें रोप, चेन्स, एंकर, ये एंकर होता है, ठीक है. इसकी शेप से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो बहरी जहाज होते हैं उनके साथ भी ये मौजूद होता है. एंड फिक्सिंग अप्लायंसेस, तो उनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? ऑफ गुड कंस्ट्रक्शन, साउंड मटेरियल एंड एडिक्वेट स्ट्रेंथ. उनकी कंस्ट्रक्शन अच्छी होनी चाहिए, उनका मटेरियल अच्छा होना चाहिए, फिर वो प्रॉपर्ली मेंटेन होनी चाहिए, थॉरो एग्जामिनेशन होनी चाहिए कॉम्पिटेंट पर्सन से. कब कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने में एक दफ़ा इसकी जो लिफ्टिंग या क्रेन लिफ्टिंग मशीनरी है या क्रेन्स हैं उनकी प्रॉपर एग्जामिनेशन होनी चाहिए. एंड रजिस्टर शैल बी केप्ट कंटेनिंग द प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सच एग्जामिनेशन. और रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए कि जब एग्जामिनेशन हो तो उसमें दर्ज किया जाए कि ये तारीख है कि जब क्रेन की या लिफ्टिंग मशीनरी की एग्जामिनेशन हुई है. क्लॉज बी नो सच मशीनरी शैल बी लोडेड बियॉन्ड द सेफ वर्किंग लोड विच शैल बी प्लेनली मार्क्ड देयर ऑन. तो एक मशीनरी है वो कितना लोड उठा सकती है, उतना ही उसके ऊपर लोड डाला जाए. उसका जो सेफ वर्किंग लोड है उससे लोड बढ़ाया ना जाए, उतना ही उसके ऊपर लोड डाला जाए, ओवरलोड ना किया जाए. Clause C While any person is employed or working on or near the wheel track of a traveling crane in any place where he would be liable to be struck by the crane. अब एक पर्सन है जो काम कर रहा है व्हील ट्रैक, नियर व्हील ट्रैक ऑफ ए ट्रैवलिंग क्रेन, और वो ऐसी जगह पर काम कर रहा है जहां पर चांसेस है कि वो क्रेन में स्टक हो जाए, यानी कि वो डेंजरस पॉइंट पे काम कर रहा है. उसकी काम यहाँ पर करना ज़रूरी है लेकिन वहाँ पे क्रेन का भी काम है. तो फिर उस सूरत में क्या किया जाए? इफेक्टिव मेजर्स शैल बी टेकन टू इंश्योर दैट द क्रेन डज नॉट अप्रोच विद इन द 20 फीट ऑफ दैट प्लेस. तो इफेक्टिव मेजर्स करने हैं कि जो 20 फीट का फासला होना चाहिए क्रेन में उस जगह से जहाँ पे वो पर्सन काम कर रहा है. कम इनटू एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विद लाइव इलेक्ट्रिकल लाइंस, और वो जो इलेक्ट्रिकल लाइंस है उनसे भी कांटेक्ट ना हो उस क्रेन का, ठीक है. तो ये सब चीज़ का ख्याल रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं या जो पर्सन वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए और कोई बड़ा नुकसान ना हो. क्लॉज डी लिमिट स्विचेस शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट ओवर रनिंग. स्विचेस प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि उसको ओवर रनिंग से महफूज किया जा सके, बचाया जा सके, कि जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतना ही रन करे. क्लॉज ई जिप क्रेन, ये जिप क्रेन है, ठीक है, ये भी लोड उठाने के लिए है. परमिटिंग द रेजिंग और लोअरिंग ऑफ जिप shall be provided with an automatic safe load indicator or have attached to them a table indicating the safe working load at corresponding inclination of the jib. तो ये जिप क्रेन है, इसका भी जितना कितना वो लोड उठा सकती है उसका भी सेफ लोड वहाँ इंडिकेटर लगाया जाएगा, उसके टेबल को इंडिकेट करेगा कि ये जिप क्रेन है जो कितना सेफ लोड कितना वो उठा सकती है, उससे ज़्यादा उसके ऊपर लोड ना डाला जाए. Subsection 2 The provincial government may make rules in respect of any lifting machinery or class or description of lifting machinery in factory. अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी रूल्स बना सकती है जो लिफ्टिंग मशीनरी है या फैक्ट्रीज में जो इस तरह की मशीनरी काम कर रही है उनके लिए, और वो क्या होंगे? Clause A prescribing requirement to be complied with in addition to those set out in this section. इस सेक्शन में जितनी भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो तो मौजूद हैं ही, इनके अलावा भी अगर रिक्वायर्ड होगा उस फैक्ट्री में की ज़रूरत है कि फर्दर कोई रूल्स इम्प्लीमेंट किए जाएं तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो काम कर सकती है. या फिर Clause B exempting from compliance with all or any of the requirements of this section where in its opinion such compliance is unnecessary or impracticable. या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो इस सेक्शन में रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, उनसे एग्जाम कर सकती है किसी फैक्ट्री को, और किस सूरत में कर सकती है कि वहाँ पर उसकी ज़रूरत ही नहीं. सपोज एक बहुत छोटे लेवल की फैक्ट्री है, वहाँ पर जिप क्रेन का और लिफ्टिंग मशीनरी का कोई काम ही नहीं है, तो वहाँ पर इस सेक्शन को इम्प्लीमेंट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. तो इस तरह की फैक्ट्रीज़ के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट
वो चीज़ें एग्जैम्प्ट कर सकती है, बरी कर सकती है। 33A हॉइस्ट एंड लिफ्ट्स। ये हॉइस्ट है, ठीक है, और ये लिफ्ट है। ये लिफ्ट जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें इस तरह की लिफ्ट जो है वो काम आती है। अदरवाइज जो डिफरेंट बिल्डिंग्स में होती हैं, मॉल्स में होती हैं, वो बंद होती है सारी, लेकिन फैक्ट्रीज में चूंकि वहां पे वर्किंग हो रही होती है तो इस तरह की लिफ्ट्स हैं। Subsection 1 in every factory, clause A, every hoist and lift shall be of good mechanical construction, sound material and adequate stand। ठीक है, ये पहले भी हमने ऊपर जो लिफ्टिंग मशीनरी है उसके बारे में ये पढ़ा कि उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका मटेरियल अच्छा होना चाहिए। सब क्लॉज 2, properly maintained and shall be thoroughly examined by a competent person authorized by the chief inspector in this behalf at least once in every period of 6 months। ठीक है, प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए, ऊपर वाली बात ही रिपीट हो रही है यहाँ पर, और उसकी थॉरली एग्जामिनेशन होनी चाहिए ऐसे पर्सन को जिससे चीफ इंस्पेक्टर ने अपॉइंट किया है, और इसकी एग्जामिनेशन कब होगी? 6 महीने में एक दफा लाजमी होगी। Any register shall be kept containing the prescribed particulars of every such examination, of which a copy shall be forwarded to the chief inspector। और इसी तरह जैसे लिफ्टिंग मशीनरी का भी रजिस्टर मेंटेन किया गया था, यहाँ पर भी रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा कि जब एग्जामिनेशन होगी उसकी एंट्री की जाए। Clause B, every hoistway and liftway shall be sufficiently protected by an enclosure fitted with gates, and the hoist or lift and every such enclosure shall be so constructed as to prevent any person or thing from being trapped between any part of the hoist or lift and any fixed structure or moving part। तो जो भी hoist way and lift way है उसको प्रोटेक्ट होना चाहिए, उसके गेट्स लगे होना चाहिए, उसको इंक्लोज होना चाहिए, चाहे उसके ऊपर जाली का ही गेट क्यों ना हो, ताकि कोई भी किसी भी पर्सन को नुकसान ना हो सके। ठीक है, ये ना हो सके कि कोई पर्सन वहां से गिर गया है या कोई चीजें गिर गई हैं इस तरह, तो वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड होना चाहिए, उसके गेट्स होने चाहिए। ठीक है, और जो इंक्लोजर है वो इतना कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए कि वो प्रिवेंट कर सके किसी भी पर्सन को या किसी चीज को कि वो ट्रैप हो सके किसी भी हॉइस्ट और लिफ्ट के पार्ट्स में। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे देखा दिखाया मैंने आपको कि जो लिफ्ट है वो इस तरह की मौजूद होती है, तो उसको प्रॉपरली उसके गेट्स होने चाहिए, प्रॉपरली उसका इंक्लोजर सिस्टम होना चाहिए ताकि वो किसी भी पर्सन को या चीज़ों को ट्रैप होने से बचाया जा सके। तो हॉइस्ट वे एंड लिफ्ट वे वो सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड होने चाहिए गेट से। ठीक है, वो ऐसे खुले नहीं होने चाहिए, उनके प्रॉपर गेट मौजूद होना चाहिए ताकि किसी भी पर्सन को या चीज़ों को वहां से गिरने से या ट्रैप होने से बचाया जा सके। Clause C, the maximum safe working load shall be plainly marked on every hoist or lift, and no load greater than such load shall be carried on। तो जितने भी हॉइस्ट और लिफ्ट हैं उनके ऊपर लिखा होना चाहिए कि इतना लोड यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अगर आप लोग देखें कि जो लिफ्ट होती हैं उसमें भी जो आम पब्लिक के इस्तेमाल के लिए होती हैं तो उसमें भी लिखा हुआ होता है कि जो है इतने परसेंट यहाँ पर खड़े हो सकते हैं या इतने परसेंट लिफ्ट में आ सकते हैं। तो हर मशीन का जो है एक सेफ लोड होता है, उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। Clause D, the cage of every hoist or lift used for carrying person shall be fitted with a gate on each side from which access is afforded to a landing। हॉइस्ट और लिफ्ट का केज चूंकि पर्सन्स को कैरी कर रहा है, यानी कि पर्सन्स को ऊपर ला रहा है, नीचे ले जा रहा है, तो उसके वो प्रॉपर गेट होना चाहिए उसके ऊपर, और वही बात है कि ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। Clause E, every gate referred to in Clause B or Clause D shall be fitted with interlocking or other efficient device to secure that the gate cannot be opened except when the cage is at landing, and that the cage cannot be moved unless the gate is closed। क्लॉज बी और डी में जो गेट्स की बात की गई है कि हॉइस्ट और लिफ्ट में गेट मौजूद होना चाहिए, प्रॉपरली वो इंक्लोज होने चाहिए ताकि जो पर्सन या चीज़ें हैं उनसे कोई नुकसान ना हो जाए, उनका कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उसके ऊपर एफिशिएंट डिवाइसेस अटैच होनी चाहिए कि गेट उस वक्त तक ओपन ना हो जब तक कि जो केज है वो लैंड ना हो जाए, यानी कि अपनी डिजायर्ड पोजीशन पर या अपने डिजायर्ड लेवल पर ना पहुंच जाए, और केज उस वक्त तक मूव नहीं होना चाहिए जब तक कि गेट क्लोज ना हो जाए। ठीक है, जो लिफ्ट्स हमारे इस्तेमाल में होती हैं बिल्डिंग में या किसी मॉल में, तो वो भी जब तक आप गेट क्लोज नहीं करेंगे लिफ्ट नहीं चलेगी, और इसी तरह ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ड्यूरिंग वो जब मूव कर रही होती है उस टाइम भी गेट ओपन नहीं हो सकता।
तो ये पूरा सिस्टम फैक्ट्रीज में भी अप्लाई होना चाहिए. Subsection 2. The following additional requirements shall apply to hoist or lift used for carrying person and installed or reconstructed in a factory after the commencement of Labour Law Amendment Ordinance 1972, namely. तो 1972 के जो लेबर लॉ ऑर्डिनेंस आया था उस वक्त जो मौजूद थी फैक्ट्रीज और उनके लिए क्या था कि वो जितनी ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है हॉइस्ट और लिफ्ट की उनको इंस्टॉल करें अपनी फैक्ट्रीज में. और उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं. वेयर द केज इज सपोर्टेड बाय रोप ऑफ चेन, देयर शैल बी एटलीस्ट 2 ropes or chains separately connected with the cage and balance weight, and each rope or chain with its attachment shall be capable of carrying the whole weight of cage together with its maximum load. जो केज है लिफ्ट का या होइस्ट का उसके साथ 2 रोप्स अटैच होंगी. ठीक है, एटलीस्ट 2 रोप्स अटैच होंगी और दोनों रोप्स जो है वो सेपरेटली केज को हैंडल किए होंगी और दोनों रोप्स जो हैं वो पूरा मैक्सिमम लोड उठा रही होंगी केज का कि खुदा ना खास्ता अगर एक रोप डैमेज हो जाती है तो दूसरी रोप के थ्रू काम पूरा किया जाए. Clause B. Efficient devices shall be provided and maintained capable of supporting the cage together with its maximum load in the event of breakage, the rope, chains or attachment. एफिशिएंट डिवाइसेस जो है प्रोवाइड कीजिए और मेंटेन की जाएं मैक्सिमम लोड केज का उठा सके जब अगर रोप ब्रेक हो जाए या चेन टूट जाए या कोई भी अटैचमेंट है उसको नुकसान हो जाए तो किसी भी बड़े नुकसान से या किसी भी जानी नुकसान से बचा जा सके. तो उसके लिए एफिशिएंट डिवाइसेस का वहां पर प्रोवाइड होना और उनको मेंटेन करना निहायत ही ज़रूरी है. Clause C. An efficient automatic device shall be provided and maintained to prevent the cage from overrunning. और इसी तरह ऑटोमेटिक डिवाइसेस प्रोवाइड किए जाएं ताकि केज की ओवररनिंग से बचाया जा सके. Subsection 3. The chief inspector may permit the continued use of a hoist or lift installed in a factory before the commencement of this ordinance which does not fully comply with the provision of subsection 1 upon such condition for ensuring safety as he may think fit to impose. 1972 के ऑर्डिनेंस आने से पहले जो फैक्ट्रीज काम कर रही थी और अगर उन्होंने सबसेक्शन 1 की कंडीशंस को फॉलो नहीं किया है तो चीफ इंस्पेक्टर उनको इससे बचा सकता है, उनको एग्जाम कर सकता है कि वो पुराने ही तरीके पर अपना काम करते रहें, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि वहां पर वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर किया जाए. Subsection 4. The provincial government may, if in respect of class or description of hoist or lift, it is of opinion that it would be unreasonable to enforce any requirement of subsection 1 and 2 by order direct that such requirement shall not apply to such class or description of hoist or lift. जैसे हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा कि लिफ्टिंग मशीनरी या क्रेन जरूरी नहीं कि हर फैक्ट्री में मौजूद हों, तो इसी तरह हॉइस्ट और लिफ्ट भी अगर मौजूद नहीं है किसी भी फैक्ट्री में तो उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं की जाएंगी. तो जो सबसेक्शन 1 और 2 में जो रूल्स बताए गए हैं, जो प्रोविजन बताई गई हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो उन फैक्ट्रीज पे अप्लाई नहीं करेगा जहां पर वो मौजूद ही नहीं है. ठीक है, या कुछ क्लासेस या डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासिक हॉइस्ट और लिफ्ट की कुछ क्लासेस को वो इजाजत दे देगा कि वो इन प्रोविजंस के बगैर काम कर सकते हैं. 33B. Revolving machinery. In every room in a factory in which the process of grinding is carried on, there shall be permanently affixed to or placed near each machinery is in use a notice indicating the maximum safe working peripheral speed of every grinding stone or abrasive wheel. तो किसी भी फैक्ट्री में जहां पर ग्राइंडिंग का काम हो रहा हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे एक नोटिस लगा दिया जाएगा कि मैक्सिमम सेफ वर्किंग स्पीड क्या है. ठीक है, जो ग्राइंडिंग स्पीड है वो भी मेंशन होगी कि मैक्सिमम इतनी स्पीड पर ग्राइंडिंग की जाए. The speed of the shaft or spindle upon which the wheel is mounted and the diameter of the pulley upon which shaft or spindle necessary to secure such safe working peripheral speed. तो यहाँ बेसिकली बात यह है कि कोई भी किसी फैक्ट्री में एक प्रोसेस हो रहा है ग्राइंडिंग का, तो ग्राइंडिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए वो भी इस एक्ट के थ्रू हमें पता चल जाएगी. तो यहाँ पर मैक्सिमम जो मशीनरी है जहाँ पर ग्राइंडिंग हो रही है उसके ऊपर मैक्सिमम सेफ वर्किंग स्पीड मेंशन की जाएगी और उस स्पीड से ज़्यादा वहाँ पर काम नहीं किया जाएगा. शाफ्ट और स्पिंडल है जिसके ऊपर व्हील माउंट है, ये डायमीटर पुली का, तो उसके ऊपर नेसेसरी जो सिक्योर स्पीड है वो क्या होगी.
जो सेफ वर्किंग पेरिफेरल स्पीड है वो वहां पर मेंशन होगी और उसी स्पीड पर ग्राइंडिंग की जाएगी। तो बेसिकली ये ग्राइंडिंग के लिए है कि उसके ऊपर स्पीड मेंशन होगी और स्पीड के अंदर रहते हुए ही वो काम किया जाएगा। सबसेक्शन 2, द स्पीड्स इंडिकेटेड इन द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एक्सीडेड। तो जो भी स्पीड मेंशन होगी उस पर उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं की जाएगी स्पीड। Subsection 3, effective measures shall be taken in every factory to ensure that the safe working peripheral speed of every revolving vessel, cage, basket, flywheel, pulley disc, or similar appliance driven by power is not exceeded. Effective measures लिए जाएंगे हर फैक्ट्री में ताकि सेफ वर्किंग स्पीड को इंश्योर किया जाए। जो केज बास्केट है, फ्लाई व्हील है, पुली डिस्क है, ये सारे हैं जिनके ऊपर स्पीड को कंट्रोल करना ज़रूरी है। या कोई ऐसी डिवाइस जिस पर पावर अप्लाई नहीं हो रही, तो इन सब चीज़ों में स्पीड जो है जो प्रॉपर जो मैक्सिमम स्पीड दी है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। 33C, pressure plant. Subsection 1, if in any factory, any part of plant or machinery used in a manufacturing process is operated at a pressure above atmospheric pressure, effective measures shall be taken to ensure that safe working pressure of such part is not exceeded. फैक्ट्री है जहां पर काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, किससे रिलेटेड? प्रेशर से रिलेटेड, अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव प्रेशर पे काम हो रहा है वहां पर, तो वहां पर भी इफेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। इफेक्टिव सेफ वर्किंग प्रेशर वहां पर क्रिएट किया जाएगा और उससे ज्यादा नहीं, उससे एक्सीड नहीं किया जाएगा। ठीक है। Subsection 2, the provincial government may make rules providing for the examination and testing of any plant or machinery such as is referred to in subsection 1 and prescribing such other safety measures in relation thereto as may in its opinion be necessary in any factory or class or description of factories. तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स प्रोवाइड करेगी कि एग्जामिनेशन की जाए या टेस्टिंग की जाए उन प्लाट की जहां पर एटमॉस्फेरिक अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर काम हो रहा है, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहे हैं जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव प्रेशर पर काम हो रहा है, और अदर सेफ्टी मेजर्स वो प्रोवाइड करेंगे या उनको रूल्स बनाएंगे सेफ्टी मेजर से कि जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन फैक्ट्रीज में वर्कर्स हैं, उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। 33D, floors, stairs and means of access. In every factory, all floors, stairs, passages and gangways shall be of sound construction and properly maintained, and where it is necessary to ensure safety, steps, stairs, ladders, passages and gangways shall be provided with the substantial handrails. तो हर फैक्ट्री में जो फ्लोर्स हैं, स्टेयर्स, पैसेजेस, गैंगवेज ये होते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है किसी शिप के बाहर, क्योंकि यहाँ प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट नहीं हुई हुई है स्टेयर्स। ठीक है, तो एक ये टेम्परेरी लगाई गई है। इसी तरह फैक्ट्रीज में भी टेम्परेरी इस तरह की जो भी चीजें लगाई जाएंगी उनको गैंगवेज कहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए? प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए प्रॉपरली, और उनको मेंटेन भी रखा जाए और उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर किया जाए, क्योंकि ये टेम्परेरी तौर पर अगर लगी हुई हैं तो इसकी सेफ्टी भी होनी चाहिए कि जो पर्सन यहाँ से आ जा रहे हैं उनको कोई नुकसान ना हो, वो नीचे ना गिर जाए। ठीक है, प्रॉपरली उनके हैंड रेल्स होने चाहिए, जो भी लेटर्स हैं, पैसेजेस हैं, गैंगवेज हैं, उनको हैंड रेल्स होने चाहिए ताकि वो सेफ रहें जो गुजर रहे हैं उनके ऊपर से लोग। Clause B, there shall be so far as is reasonably practicable be provided and maintain safe means of access to every place at which any person is at any time required to work. तो हर फैक्ट्री में जो भी रास्ते हैं, सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस टू एवरी प्लेस, के हर जगह पहुंचने के लिए सेफ और प्रॉपरली मेंटेन रास्ते मौजूद हों कि हर बंदा जिसका जो काम है, जिस जगह पे है, वो वहां पर बाआसानी पहुंच जाए। Clause C, all places of work from which a worker may be liable to fall a distance exceeding 3 feet and 6 inches shall be provided with fencing or other suitable safeguard. और कोई भी ऐसी जगह जहां पर एक वर्कर काम कर रहा है और वहां पर खतरा है कि वो गिर सकता है और वो गिरने का फासला कितना है, 3 फीट एंड 6 इंचेस से ज्यादा है, तो वहां पर प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए ताकि भी किसी भी जानी नुकसान से या किसी भी वर्कर को इंजरी से बचाया जा सके। Clause D, adequate provisions shall be made for the drainage of floors in a wet process and for the use of slatted stands and platforms.
तो अगर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है जिससे क्या है, जो फ्लोर वेट होने का खतरा है, तो वहाँ पर प्रॉपर ड्रेन का सिस्टम वहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा जो भी वहाँ पर मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, उनको रखने के लिए स्लैटेड स्टैंड्स होते हैं, ठीक है, या भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो मौजूद होने चाहिए ताकि प्रॉपरली चीज़ों को मेंटेन किया जा सके। 33E, pits, sumps, opening in floor. Subsection 1. In every factory, every fixed vessel, sump, tank, pit, or opening in the ground or in a floor, which by reason of its depth, situation, construction, or contents, is or may be a source of danger, shall be eitherly securely covered or securely fenced. तो हर फैक्ट्री में जहाँ पर वेसल्स हैं, सम्प्स हैं, सम्प ये होते हैं अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है, ये छोटे लेवल पे भी होते हैं, ये छोटे लेवल पे भी होते हैं, और बड़े लेवल पे भी बहुत बहुत बड़े टैंक भी होते हैं अंडरग्राउंड, ठीक है, वो इसी तरह अंडरग्राउंड होते हैं, और फिर ऊपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा होता है। तो कोई भी फैक्ट्री जहाँ पर वेसल्स हैं, सम्प हैं, टैंक पिट है, ये टैंक पिट है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े टैंक्स हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा होता है, और ओपनिंग इन द ग्राउंड और इन ए फ्लोर विच बाय रीजन ऑफ इट्स डेप्थ, सिचुएशन इन कंस्ट्रक्शन और कंटेंट। तो ये इतने बड़े बड़े टैंक्स हैं, इतने बड़े बड़े सम्प्स हैं, तो यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। ये प्रॉपरली सिक्योर्ड होने चाहिए, फेंस्ड होने चाहिए, ताकि किसी भी डेंजर से बचा जाए। ये कवर होने चाहिए, ठीक है, ये कवर होने चाहिए, और कुछ सिचुएशन हो सकती हैं कि कवर ना कर सकें, लेकिन उसमें फिर जो वर्कर की सेफ्टी है वो सबसे पहले रखी जाएगी। Subsection 2. The provincial government may, by order in writing, exempt, subject to such condition as may be imposed, any factory or class or description of factories in respect of any vessel, sump, tank pit, or opening from compliance with the provision of this section. A provincial government in or writing, वो क्या कर सकती है, वो जितनी कंडीशन ऊपर बताई गई हैं इस सेक्शन के अंडर, वो उनको एग्जाम कर सकती है, किस क्या देखते हुए, उस फैक्ट्री की कंडीशन को देखते हुए, ठीक है, वहाँ पर वेसल, सम, टैंक पिट या ओपनिंग है जो कि ऑलरेडी कंप्लाइंस हैं, या वो इस इतने बड़े नहीं हैं कि वो वर्कर के लिए डेंजर कॉज करें, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन इस सेक्शन के प्रोविजन को एग्जाम कर सकती है। 33F. Excessive weight. No person shall be employed in any factory to lift, carry, or move any load so heavy as to be likely to cause him injury. तो कोई भी पर्सन जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वो कोई इतना वजन नहीं उठाएगा जो उसके लिए नुकसान का बायस हो या जो उसको इंजरी कॉज करे, तो अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा वो वेट नहीं उठा सकता, या नहीं उठाने की उसको इजाज़त नहीं है। The provincial government may make rules prescribing the maximum weight which may be lifted, carried, or moved by adult men, adult women, adolescent, and children employed in factories or in any class or description of factories or in carrying on any specified process. तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रूल बना सकती है कि कितना मैक्सिमम वेट उठा सकते हैं, एडल्ट मैन कितना उठा सकता है, एडल्ट वुमेन कितना उठा सकती है, एडोलेसेंट चिल्ड्रन, ये मैक्सिमम वेट कितना उठा सकते हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, और फिर वो उतना ही वेट उठाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं उठाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा वो उठाएंगे तो उनके लिए नुकसान का बायस है। 33G. Protection of eyes. The provincial government may, in respect of any manufacturing process carried on in any factory, by rules require that effective screens or suitable goggles shall be provided for the protection of persons employed on or in the immediate vicinity of a process which involves. अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक और रूल यहाँ पर क्या बता दिया कि सूटेबल गॉगल्स या स्क्रीन्स मौजूद होनी चाहिए किसी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, प्रोसेस में, जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। कैसा प्रोसेस हो, रिस्क ऑफ इंजरी टू आई फ्रॉम पार्टिकल्स और फ्रेगमेंट थ्रोन ऑफ इन द कोर्स ऑफ प्रोसेस, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिससे पार्टिकल्स या फ्रेगमेंट निकल रहे हैं और वो आंखों के लिए नुकसानदेह हैं। रिस्क टू आई बाय रीजन ऑफ एक्सपोजर टू एक्सेसिव लाइट और हीट, या ऐसा कोई प्रोसेस है जिसकी लाइट और हीट की वजह से नुकसान हो सकता है आंखों को, तो इन दो तरह के प्रोसेस के लिए जो पर्सन वहाँ एम्प्लॉयड हैं उनको गॉगल्स या स्क्रीन्स की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पर उनके लिए मौजूद होनी चाहिए। 33H. Powers to require specifications of defective parts or test of stability. If it appears to the inspector that any building or part
of the waste, machinery or plant in a factory is in such a condition that it may dangerous to human life or safety. अब अगर एक इंस्पेक्टर है, उसने इंस्पेक्शन की है किसी फैक्ट्री की, और वहां पर उसने देखा है कि बिल्डिंग का कोई पार्ट या कोई मशीनरी या कोई प्लांट है फैक्ट्री का, वो ऐसी कंडीशन में है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए सेफ नहीं है, डेंजरस है, तो ही मे सर्व ऑन द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री एंड ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायरिंग हिम बिफोर ए स्पेसिफाइड डेट। तो वो क्या करेगा, इंस्पेक्टर जो है वो मैनेजर को इन राइटिंग लिखेगा और वो स्पेसिफाइड डेट दे देगा कि आपने इस डेट तक ये जो डिफेक्टिव पार्ट्स है या ये जो डिफेक्टिव मशीनरी है इसको रिप्लेस करना है, ताकि ये किसी भी इंसान की जान को खतरा ना हो या कोई इंजर ना हो इससे। तो वो उसको क्या लिया, क्या क्या लिख सकता है, क्या क्या दे सकता है करने के लिए, to furnish such drawing, specifications or other particulars as may be necessary to determine whether such building, waste, machinery or plant can be used with safety। तो इंस्पेक्टर क्या करेगा, मैनेजर को इन राइटिंग में लिखेगा कि फाइंड आउट करे जो भी स्पेसिफिकेशंस या पर्टिकुलर्स या कोई आर्ट जो नेसेसरी है कि डेवलप किया जाए उस बिल्डिंग में, मशीनरी में, ताकि वो ह्यूमंस के लिए सेफ रहे। ठीक है, तो वो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें उसको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, उसको डिटरमिन करना पड़ेगा कि वो इन चीज़ों को इंस्टॉल करेगा अपनी फैक्ट्री में, अपनी मशीनरी में, तो वो सेफ होगी। To carry out such tests as may be necessary to determine the strength or quality of any specified parts and to inform the inspector of the result thereof। और क्या करना है कि टेस्ट करने हैं ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये जो स्पेसिफाइड पार्ट्स हैं, किसी बिल्डिंग का पार्ट्स है या किसी मशीनरी का पार्ट्स है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो क्वालिटी कैसी है, और क्या वो इतनी अच्छी उसकी चीज़ है कि वो ह्यूमंस के लिए सेफ है। ठीक है, उसकी मशीनरी का मटेरियल कैसा है, उस बिल्डिंग में जो मटेरियल लगा है वो कैसा है, डिफरेंट स्टेबिलिटी टेस्ट है वो परफॉर्म किए जाएंगे, उसमें क्या क्या आ रहा है कि जो एलिवेटर है वो सही काम कर रहा है या नहीं, कि जो पेंट हुआ हुआ है उसकी क्वालिटी कैसी है, फिर जो वॉल की थिकनेस है वो क्या है, फिर जो सेफ्टी मेजर्स वो किए गए हैं कि नहीं, इमरजेंसी एग्जिट प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो वहाँ पे मौजूद हैं उनके अंदर कुछ है या वो खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह डिफरेंट स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी भी असेस की जाती है। ये डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कहे जाते हैं और उसके बाद ये स्पेसिफाई होगा उस नोटिस में कि इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म किया जाए कि जो उसने टेस्ट परफॉर्म किए क्या वाकई उनके रिजल्ट्स तसल्ली बख्श हैं या नहीं है। ठीक है, तो इंस्पेक्टर जो है वो इन चीज़ों पर अपना कंसर्न शो कर सकता है और मैनेजर को उस पर आंसर करना होगा। और ये सारा किस बेस पर है, वहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए वो सेफ है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर उस पर मजीद काम करने की ज़रूरत होगी और वो इंस्पेक्टर उस पर भी आंसर उससे मांग सकता है। 33I Safety of buildings, machinery and manufacturing process। Subsection 1. If it appears to the inspector that any building or part of building or any part of the waste, machinery or plant or manufacturing process in a factory is in such a condition that it is dangerous to human health or safety। अब जैसे पीछे आया था ये उसी तरह की एक बात है कि इंस्पेक्टर है किसी बिल्डिंग में आया है इंस्पेक्शन के लिए, फैक्ट्री में आया है इंस्पेक्शन के लिए, वहां पर कोई बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई पार्ट या कोई मशीनरी या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसने इस कंडीशन में देखा है जो कि डेंजरस है ह्यूमन हेल्थ के लिए, तो वो क्या करेगा, ही मे सर्व ऑन मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री एंड ऑर्डर इन राइटिंग स्पेसिफाइंग द मेजर्स which in his opinion should be adopted and requiring them to carry it out before a specified date। जैसे पीछे बताया गया था कि मैनेजर को लिखेगा इंस्पेक्टर इन राइटिंग कि क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं वो डिटरमिन करे जो नेसेसरी हैं इस फैक्ट्री के लिए और फिर उनको अडॉप्ट किया जाए। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि अगर इंस्पेक्टर देखता है कि कोई ऐसी कंडीशन है वहाँ पर बिल्डिंग की या मशीनरी की जो ह्यूमंस के लिए जो ह्यूमंस वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए सही नहीं है, सेफ नहीं है, तो वो इन राइटिंग मैनेजर को लिखेगा कि आप ये स्पेसिफाइड मेजर करें, यहाँ पर उनको अडॉप्ट करें उन वेज को, और फिर ये एक स्पेसिफाइड डेट दे देंगे कि इस डेट तक आपने ये सारे काम कर लेने हैं। Subsection 2. If it appears to the chief inspector that requisitions made under subsection 1 are not satisfactorily fulfilled, thereby involving exposure of workers to serious hazard,
He may serve on manager of the factory an order in writing containing a statement of grounds of his opinion. अब जैसे इंस्पेक्टर ने एक स्पेसिफाइड डेट दे दी कि आपने इस डेट तक ये सारे मेजर्स अडॉप्ट कर लेने हैं, सेफ्टी मेजर्स। अब अगर चीफ इंस्पेक्टर्स को ये पता चले कि जो सब सेक्शन 1 में इंस्पेक्टर ने उनको कहा था कि आपने ये मेजर्स अडॉप्ट करने हैं, ये काम करने हैं, और उन्होंने वो नहीं किए हैं या इस तरह से किए हैं कि जैसे गुजारा किया हो, वो सेटिस्फाइड नहीं है उनकी इन मेजरमेंट से, तो क्या करेगा चीफ इंस्पेक्टर कि वो इन राइटिंग मैनेजर को लिखेगा जिसमें एक स्टेटमेंट होगी। क्या स्टेटमेंट होगी? Prohibiting until the danger is removed the employment in or about the factory or part thereof of any person whose employment not in his opinion reasonably necessary for the purpose of removing the danger। तो वहां क्या किया जाएगा? इन राइटिंग चीफ इंस्पेक्टर मैनेजर को लिखेगा और क्या लिखेगा उसमें कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट को बैन कर दिया जाए। ठीक है, जो एम्प्लॉयड वहां पर न्यू एम्प्लॉयड जो वहां पर काम करने के लिए आए उनको एम्प्लॉयड ना किया जाए जब तक कि वो डेंजर रिमूव ना हो जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन उनको रिक्वायर्ड है, उनको इसको एम्प्लॉयड करना जरूरी है कि वो उस डेंजर को रिमूव कर सकता है, तो वो एम्प्लॉयड कर सकते हैं, उसको मुलाजमत में रख सकते हैं, लेकिन उस फैक्ट्री में किसी और मुलाजिम, किसी और नए मुलाजिम को नहीं रखा जाएगा। इन शॉर्ट के मुलाजमतों की भर्ती को रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर वो काम नहीं करता है, इंस्पेक्टर ने उनको जो मेजरमेंट्स करने को कहे उन्होंने वो नहीं किए हैं, तो चीफ इंस्पेक्टर वहां पर मुलाजमतों की भर्ती को रोक देगा। Subsection 3. If it appears to the inspector that use of any building or part of a building or of any part of waste, machinery or plant or manufacturing process in a factory involves imminent danger to human health or safety, he may serve on the manager of factory in order in writing prohibiting until the danger is removed the employment or about the factory or part thereof of any person whose employment is not in his opinion reasonably necessary for the purpose of removing the danger। ये वही बात रिपीट हो रही है, वहां चीफ इंस्पेक्टर की बात है, यहाँ इंस्पेक्टर की बात हो रही है कि इंस्पेक्टर किसी बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखता है जो कि डेंजरस है उस पर्सन के, वहां पर काम करने वाले लोगों के लिए, तो क्या करेगा? वो वहां पर मुलाजमतों की भर्ती को रोक देगा। इमिनेंट का मतलब होता है कि अबाउट टू हैपन, यानी कि डेंजर होने वाला है या नियर है डेंजर ह्यूमंस के लिए, नियर टू डेंजर। Nothing in subsection 2 or 3 shall be deemed to effective the continuance in the employment of factory of a person whose employment in or about the factory or part thereof is prohibited under that subsection। सबसेक्शन 2 और 3 में क्या बात की गई कि वहां पर नई मुलाजमतों की भर्ती को रोक दिया जाएगा, लेकिन वहां पर जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो एम्प्लॉयड है उस फैक्ट्री में, वो वहां पे काम करते रहेंगे, उनकी मुलाजमत को कुछ नहीं किया जाएगा, उनको निकाला नहीं जाएगा, बल्कि जो नए आने वाले हैं उनको रोका जाएगा, जो वहां काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहेंगे। 33J. Power to make rules to supplement this chapter. The provincial government may make rules requiring that in any factory or in any class or description of factories, such further devices and measures for securing the safety of persons employed therein as it may deem necessary shall be adopted। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मजीद क्या रूल्स बना सकती है कि किसी भी फैक्ट्री या क्लास ऑफ फैक्ट्रीज में कोई भी डिवाइस या मेजर्स करने चाहिए जो कि जहाँ काम कर रहे हैं लोग उनकी सेफ्टी के लिए नेसेसरी हो, तो उनको अडॉप्ट किया जाना चाहिए, और तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके लिए रूल्स बनाएगा और उनको उस पर काम करना होगा। Subsection 2. Work on a manufacturing process carried on with the aid of power shall not be begun in any building or part of building, erected or taken into use as a factory until a certificate of stability in the prescribed form and signed by a person possessing the prescribed qualification has been sent to Chief Inspector। किसी भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलना है उसको शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कि उनको सर्टिफिकेट ऑफ स्टेबिलिटी नहीं मिल जाता प्रिस्क्राइब फॉर्म में, और वो साइन नहीं हो जाता एक क्वालिफाइड पर्सन से या प्रिस्क्राइब पर्सन से। ठीक है, उनको वो सारे सर्टिफाइड उनको मिलेगा कि ठीक है आपके पास यहाँ पे सारी आपने सेफ्टी मेयर्स कर ली हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से मतलब कोई भी उनका ब्रेकर भी मौजूद है, सब कुछ सेफ है, वायरिंग भी सेफ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ह्यूमंस को नुकसान हो सकता है, किसी को करंट लग सकता है,
तो ये सारी चीज़ें स्टेबिलिटी के लिहाज से वहाँ पर सब मौजूद होंगी, उनको सर्टिफाइड किया जाएगा कि आपकी सब चीज़ें स्टेबल हैं, तो ही उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकेंगे। 33K Precautions Against Dangerous Fumes. Subsection 1. In any factory, no person shall enter or be permitted to enter any chamber, tank, vat, pit, pipe, flue, or other confined space in which the dangerous fumes are likely to be present to such an extent as to involve risk of persons being overcome thereby, unless it is provided with a manhole of adequate size and other effective means of egress. और यहाँ पर कुछ हैं, जैसे ये चैम्बर में टैंक आ जाता है, बहुत बड़े टैंक्स होते हैं। वेट क्या होता है, टब टाइप होता है, ठीक है। पेट, पाइप, फ्लू क्या होता है कि डक्ट होती है ना जो स्मोक के लिए, ठीक है। अक्सर घरों पे या आप देख लें, इन जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर डक्ट बनी होती हैं स्मोक के लिए, ठीक है, वो बड़ी बड़ी होती हैं। और अदर कन्फाइंड स्पेस, और ऐसी स्पेस जहाँ, और इन सब चीज़ों में अगर कोई डेंजरस फ्यूम्स हैं और ये रिस्क है कि वहाँ पर अगर कोई पर्सन जाएगा तो उसके लिए मसला हो सकता है, दम घुट सकता है, या फिर वो ऐसे फ्यूम्स हैं जिससे आग लग सकती है, तो वहाँ पर पर्सन जो है वो उनको नहीं जाने दिया जाएगा जब तक कि सेफ्टी मेजर्स ना कर ली जाए, ठीक है। जब तक कि वहाँ पर कोई मेन होल ना हो एडिक्वेट साइज का, या फिर निकलने का, इग्रेस का मतलब होता है लीव करना, मतलब निकलना, तो मेन होना चाहिए। ऐसे टैंक्स जैसे ये है, टैंक्स, वेट, पेट, पाइप, मतलब इन सब चीज़ों में एक मेन होल होना चाहिए। अगर वहाँ पे किसी पर्सन को जाना है, प्रॉपर वे होना चाहिए कि वो उसके अंदर कैसे जाए, बाहर कैसे जाए, सेफ्टी मेजर सारी की जानी चाहिए, तभी वहाँ पर किसी पर्सन को जाने की इजाज़त होगी। अदरवाइज कोई भी पर्सन ऐसे टैंक या पाइप में एंटर नहीं होगा जहाँ पर इनफ्लेमेबल या डेंजरस फ्यूम्स हैं जो उसकी हेल्थ के लिए, उसकी लाइफ के लिए ख़तरा है। Subsection 2. No portable electric light of voltage exceeding 24 volt shall be permitted in any factory for use inside any confined space, such as is referred to in subsection 1. कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट, कोई भी टॉर्च है, अगर वो किसी वैट में, टैंक में, टब में ले जाने की ज़रूरत है, तो उसका जो बैटरी है वो 24 वॉट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उससे ज़्यादा होगी तो ये खतरा है कि वहाँ पर आग लग सकती है। विद द फ्यूम्स प्रेजेंट आर लाइकली टू बी इनफ्लेम्ड, ए लैम्प or light other than of flame proof constructed shall not be permitted to be used in such confined space. ठीक है, तो वो जो पोर्टेबल लाइट लेके जाएंगे वहां पर, एक तो वो 24 वॉट से ज़्यादा ना हो, जहाँ पर इनफ्लेमेबल फ्यूम्स मौजूद हैं तो वहाँ पर जो है वो इस तरह की चीज़ ना ली जाए, 24 वॉट से ज़्यादा की लाइट वहाँ पर नहीं ले जा सकते हैं। अनलेस के फ्लेम प्रूफ कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर आग लगने का खतरा नहीं है, सारा फ्लेम प्रूफ है, तो वहाँ पर ले जाया जा सकता है। अदरवाइज कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट जिसके 24 वॉट से ज़्यादा उसकी हो बैटरी, तो उसको नहीं ले जा सकते हैं। Subsection 3. No person in any factory shall enter or permitted to enter any confined space, such as is referred to in subsection 1, until all practicable measures have been taken to remove any fume which may be present and to prevent ingress of fumes, and unless either. कोई भी पर्सन है उसको किसी भी कन्फाइंड स्पेस में, जो ऊपर बता चुके हैं सबसेक्शन 1 में, वहां पर जाने की इजाज़त नहीं है जब तक कि तमाम प्रैक्टिकेबल मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स ना कर लिए जाए, वहां से जो डेंजरस फ्यूम है, इनफ्लेमेबल फ्यूम्स हैं, उनको रिमूव ना कर लिया जाए। और वहां पर जाने की, अगर कोई पर्सन, मतलब ज़रूरी है वहां पर जाना, कोई ऐसा फॉल्ट है जिसको एक पर्सन जाकर ही ठीक कर सकता है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। A certificate in writing has been given to a competent person based on a test carried out by himself, and the space is free from dangerous fumes and fit for person to enter. ठीक है, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो वहाँ पर जा सकता है, सारे सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड किए चाहिए, वहाँ पर जो डेंजरस फ्यूम्स हैं वहाँ पर उनको रिमूव कर देना चाहिए, और ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उस पर्सन को नुकसान हो सकता है, तभी वो पर्सन किसी कन्फाइंड स्पेस में एंटर हो सकता है। The worker is wearing suitable breathing apparatus and a belt securely attached to a rope, the free end of which is held by a person standing outside the confined space. अब वो जो वर्कर है उसने सूटेबल अपरेटर्स पे, ब्रीदिंग अपरेटर्स पहना हुआ हो, ठीक है,
ताकि अगर अंदर वो जाता है तो उसको सांस का मसला ना हो। एक बेल्ट अटैच होनी चाहिए जिसका एक एंड जो है वो बाहर मौजूद होना चाहिए, बाहर जो पर्सन है या किसी चीज के साथ अटैच कर देना चाहिए कि कोई भी अगर परेशानी की सूरत में उसको ऊपर वापस खींच लिया जाए। तो ये चीजें जो है वो उस पर्सन के पास होनी चाहिए जो कन्फाइंड स्पेस में जा सकता है। तो ये दो चीजें हैं जिसको फॉलो करना जरूरी है। सबसेक्शन 4, suitable breathing apparatus, reviving apparatus, and belt and ropes shall in every factory be kept ready for instant use beside any such confined space as aforesaid which any person has entered. किसी भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में ब्रीदिंग अपरेटस, लाइफ रिस्टोर अपरेटस, बेल्ट रोप, ये सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए कि अगर इंस्टेंटली किसी चीज़ की इस तरह की ज़रूरत पड़ गई है तो उसको यूज़ किया जा सके। ये नहीं कि अगर काम है तभी उसको लिया जाए, ये ऑलरेडी फैक्ट्री में ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। And all such apparatus shall be periodically examined and certified by a competent person to be fit for use, and a sufficient number of persons employed in any factory shall be trained and practiced in the use of all such apparatus and in the method of restoring respiration. और ये जितने भी ऑपरेटर्स वहाँ मौजूद हैं इनको पीरियडिकली चेक करना चाहिए कि वो वाकई वो काम कर रहे हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा उसमें। फिर इन ऑपरेटर्स को यूज़ करना भी आना चाहिए, ठीक है। एक पर्सन एम्प्लॉयड करें वहाँ पर कुछ जो कि उन ऑपरेटर्स को उनकी ट्रेनिंग हो और वो इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकें कि फ़ौरन से अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला आ गया है, वहाँ पर किसी पर्सन की जान को खतरा आ रहा है तो फ़ौरन से उसकी रेस्पिरेशन को रिस्टोर किया जाए, इन ऑपरेटर्स को वहाँ पर यूज किया जाए, ठीक है। तो वहां पर ऑपरेटर्स एक तो पहली बात ये कि मौजूद होने चाहिए सारे, फिर वो उनकी इनको एग्जामिन भी करना चाहिए कि क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं, और तीसरी बात ये कि वहां पर उन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करने वाले पर्सन भी मौजूद होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। Subsection 5, no person shall be permitted to enter in any factory, any boiler, furnace, boiler flue, chamber, tank, vat, pipe, or other confined space for the purpose of working or making any examination therein until it has been sufficiently cooled by ventilation or otherwise to be safe for person to enter. किसी भी पर्सन को फर्नेस में, बॉयलर में, टैंक, पाइप, कन्फाइंड स्पेस वहाँ पर काम करने की इजाज़त नहीं है या कोई एग्जामिनेशन करने की इजाज़त नहीं है जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए, ठीक है। वो पूरे वेंटिलेशन ना उसकी हो जाए, वहाँ पर डेंजरस फ्यूम ना निकल जाए, अगर वहाँ पर हीट है तो वो निकल जाए, उसके बाद ही जब तक वो सेफ ना हो जाए उस पर्सन के लिए तब तक वहाँ पर किसी भी पर्सन को जाने की इजाज़त नहीं है। Subsection 6, the Provincial Committee may make rules prescribing the maximum dimensions of manhole referred in subsection 1 and may by order in writing exempt subject to such condition as it may think fit to impose any factory or class or description of factories from compliance with any of the provision of this section. Subsection 4 में मेन होल की बात पड़ी थी, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकता है, रूल बना सकता है उस मेन होल के बारे में कि उसकी डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए, इन राइटिंग लिखेगा और इनमें से ऊपर जितनी भी कंडीशन बता दी गई हैं उन कंडीशन को फैक्ट्री और उसकी डिस्क्रिप्शन के लिहाज से, फैक्ट्री की डिस्क्रिप्शन के लिहाज से वो उनको एग्जाम भी कर सकता है। 33L, explosive or inflammable dust, gas, etc. Subsection 1, wherein any factory, any manufacturing process produce dust, gas, fume, or vapors of such character and to such extent as to be likely to explode on ignition, all practicable measures shall be taken to prevent any such explosion by. अब यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है जो कि जिससे डस्ट है, फ्यूम्स है, गैस है, वेपर्स है, और उससे ये खतरा है कि वहाँ पर कोई भी अगर चिंगारी होगी तो उसकी वजह से धमाका हो सकता है, तो तमाम प्रैक्टिकेबल मेजर, सेफ्टी मेजर्स वहाँ पर किए जाने चाहिए जो उस एक्सप्लोजन को प्रिवेंट कर सके। जिसमें क्या क्या आ जाएगा, क्लॉज ए, इफेक्टिव क्लोजर ऑफ द प्लांट और मशीनरी यूज्ड इन द प्रोसेस, जो प्लांट और मशीनरी जिसमें प्रोसेस हो रहा है उसकी जो इनक्लोज होना चाहिए, इफेक्टिवली इनक्लोज होना चाहिए, वहाँ पे कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। क्लॉज बी, रिमूवल और प्रिवेंशन ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ सच डस्ट, गैस, फ्यूम और वेपर। डस्ट, गैस, फ्यूम्स, वेपर वहाँ एक्यूमुलेट होने से बचाना चाहिए, उसको प्रिवेंट करना है कि वहाँ पर कोई भी इस तरह की चीज़ एक्यूमुलेट ना हो सके। एक्सक्लूजन और इफेक्टिव इंक्लोजर ऑफ ऑल पॉसिबल सोर्स ऑफ इग्निशन, इफेक्टिव मेजर्स करने चाहिए तमाम उन सोर्सेज को इंक्लोज करने के जहां से पॉसिबिलिटी है कि आग लग सकती है। तो इग्निशन क्या होता है कि ये एक्शन है जिससे
किसी चीज़ को आग लग जाए, ठीक है, मतलब वो जलना शुरू हो जाए, तो किसी भी ऐसी पॉसिबिलिटी जहाँ पे लग रहा है कि फ्लेमेबल या वेपर्स हैं, तो उसके करीब भी कोई ऐसा काम ना हो रहा हो कि कोई सिगरेट वहाँ लेके ना आ जाए, ठीक है, वहाँ पे कोई आग ना जलाए या कोई ऐसा प्रोसेस ना हो रहा हो जहाँ से कोई चिंगारियाँ निकल रही हो। तो इससे क्या है, उन सब चीज़ों को प्रॉपरली इफेक्टिवली उसको बंद करना है, उन चीज़ों को उससे दूर लेके जाना है जहाँ पे ये खतरा है कि आग लग सकती है। तो उन तमाम पॉसिबल वेज को जहां से आग लगने का खतरा है उनको बंद करना है, उनको इफेक्टिवली इनक्लोज करना है। Subsection 2, where in any factory the plant or machinery used in a process such as is referred to in subsection 1 is not so constructed as to withstand the probable pressure with such an explosion as aforesaid would produce. All practicable measures shall be taken to restrict the spread and effects of explosion by the provision in the plant or machinery of chokes, baffle, vent, and other effective appliances. तो चोक्स क्या होता है, ब्लॉक कर देना। बैफल्स हैं, ये डिवाइस हैं जो किसी भी लिक्विड या गैस की फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। फिर वेंट क्या आ गए हैं, ये ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से गैस या एयर निकलती है, या दूसरे इफेक्टिव अप्लाइंसेस। तो किसी भी फैक्ट्री में ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है जहाँ पर इस प्रेशर पे काम हो रहा है जो कि एक्सप्लोजन कॉज कर सके, तो उसके वेपर्स को या गैस को स्प्रेड होने से बचाने के लिए ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स करने चाहिए, ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कोई भी फैक्ट्री प्लांट या मशीनरी है जहाँ पर ऐसा काम हो रहा है और वो इतना सेफली नहीं है, वहाँ पर इस तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं की गई है कि एक्सप्लोजन से बचा जा सके, और वहाँ पे चांस है कि एक्सप्लोजन हो सकता है और वहाँ के वर्कर्स के लिए बहुत नुकसानदेह है, तो वहाँ पे गैस या वेपर्स को लीक होने से बचाने के लिए, उसको स्प्रेड होने से बचाने के लिए जो प्रोविजंस की जाएंगी वो ये होंगी, या चोक कर दिया जाए, ब्लॉक किया जाए, या बैफल्स प्रोवाइड की जाए, वेंट्स प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर की जाएंगी। Subsection 3, where any part of plant or machinery in a factory contains any explosive or inflammable gas or vapors under pressure greater than atmospheric pressure. कोई भी मशीनरी है, फैक्ट्री में काम हो रहा है और वहाँ पर कोई एक्सप्लोजिव है, वो मटेरियल इनफ्लेमेबल मटेरियल है, और या फिर किसी ऐसे वेपर प्रेशर पे काम कर रहा है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर पे काम कर रहा है, वो that shall not be opened except in accordance with the following provision, तो उसको खोला नहीं जाएगा, ठीक है। कोई भी देखे सपोज टैंक है, वहां पर किसी ऐसे प्रेशर पे काम हो रहा है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है, या वहां पर इनफ्लेमेबल गैस है या एक्सप्लोसिव मटेरियल्स है, तो उसको ऐसे नहीं खोल लिया जाएगा। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल की है, जैसे प्रेशर कुकर होता है। प्रेशर कुकर जब वहां पर उस पर खाना बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसका बंद कर देते हैं, जो उसकी सीटी होती है वो बजती है, हम देख लेते हैं कि उस पर कितनी देर का हमने जो है वेट लगाना है, उसके बाद हम उसका चूल्हा बंद कर देते हैं। ये नहीं किया जाता, हम फौरन से उसका ढक्कन नहीं खोल लेते हैं, ठीक है। उसका प्रेशर रिलीज करना होता है पहले, ये जो है यहाँ पर इसको ऊपर कर दिया जाता है, प्रेशर जब इसका रिलीज हो जाता है, पूरा प्रेशर रिलीज होता है, फिर हम इसका ढक्कन खोलते हैं। इसी तरह जो हमारे यहाँ पर फैक्ट्रीज में इस तरह की कोई भी प्रोसेस हो रहा होगा तो उसको फौरन से खोला नहीं जाएगा। कोई भी टैंक है या कोई भी वहां पे इस प्रेशर पे काम हो रहा है या कोई ऐसे इनफ्लेमेबल गैस है, तो उसको फौरन से नहीं खोला जाएगा, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता चल रहा है, बिफोर फास्टनिंग ऑफ एनी जॉइंट ऑफ एनी पाइप कनेक्टेड विद द पार्ट ऑफ द फास्टनिंग ऑफ कवर ऑफ एनी ओपनिंग इनटू द पार्ट इज लूजेंड। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक मिसाल दे लेते हैं। वो मिसाल है हमारी जो गैस के हीटर होते हैं, ठीक है। गैस के हीटर से एक जो पॉइंट होता है उससे गैस का हीटर अटैच होता है, और दूसरा पॉइंट जो होता है वो डायरेक्ट जो जहाँ से गैस की सप्लाई है वहां से होता है। अब आपने गैस का हीटर उतारना है, ठीक है, आप क्या करेंगे, वहां से उसका जो वॉल है वो बंद किए बगैर दोनों पाइप उतार के उसको रख देंगे? ऐसा नहीं होता। सबसे पहले वहां पर जो वॉल होता है पीछे जो मेन सप्लाई का होता है, अब उसको बंद करते हैं, ठीक है, उसको बंद करते हैं। उसके बाद आप जो हीटर के साथ लगा हुआ होता पाइप है, ठीक है, उसको लूज कर देते हैं, उसको उतारते हैं। उसके बाद आप जो मेन सप्लाई का पाइप होता है उसको उतारते हैं। इसी तरह जैसे प्रेशर कुकर पर का भी बताया मैंने कि प्रेशर रिलीज करते हैं, उसके बाद उसका ढक्कन खोलते हैं। यहाँ पर भी जो ज्वाइंट है, जो कवर के साथ उस फैक्ट्री के जो टैंक है, वैट है, टब है, उसके साथ जो ज्वाइंट लगा हुआ है,
उसको लूज किया जाता है, ठीक है, उसको लूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ वाला पाइप है जो मेन सप्लाई का है, जहां से रिलीज करना है प्रेशर या जहां से वेपर्स को रिमूव करना है, उसको बंद ही रखा जाता है, ठीक है। दोनों को एक साथ नहीं खोल लेंगे, इसको लूज करेंगे, ठीक है। ये आप एक समझ लें, ये एक टैंक के साथ लगा हुआ है, टैंक के साथ पाइप लगा हुआ है। ये तो बहुत छोटा सा पाइप है क्योंकि ये हीटर का है, तो इसलिए, ठीक है। जैसे ये भी एक मिसाल है, यहाँ पर इसके साथ लगा हुआ है पाइप, कवर के साथ लगा हुआ है जो उसकी कवरिंग है। उसको सबसे पहले थोड़ा सा लूज करेंगे, यहाँ से हमने लूज कर लिया पाइप। लूज करने से क्या हुआ कि जो टैंक में जो गैस थी या वेपर्स थे वो इस पाइप के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इस पाइप के अंदर वो आएंगे और उसके बाद हम यहाँ से दोबारा इसको टाइट कर देंगे और फिर यहाँ से खोलेंगे, ठीक है। Any flow of the gas or vapor into the part or any such pipe shall be effectively stopped by a stop valve or other means. तो जो भी फ्लो का पाइप का फ्लो होगा, अगर कहीं पे उसको स्टॉप करना है तो हम उसका स्टॉप वेल्व या किसी भी और मीन से उसको रोक सकते हैं। जैसे ये जुबली क्लम्प है, ठीक है, हम इसको टाइट करने के लिए कि कोई भी लीकेज ना हो, हम ये लगाते हैं किसी पाइप पे, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। इसी तरह कोई भी स्टॉप वेल्व या कोई भी इस तरह के जिससे उसके फ्लो को स्टॉप किया जा सके, कोई भी चीज या मटेरियल यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट्स का क्या है, एक दफा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये कवरिंग के साथ जॉइंट लगा हुआ है और ये जॉइंट है जो मेन सप्लाई है, या फिर आप कह दें कि जहां से हमने प्रेशर रिलीज करना है, ये कवर के साथ है। सबसे पहले इसको हम बंद रखेंगे, इस पॉइंट को सबसे पहले इसको खोलेंगे, आहिस्ता इसको लूज करेंगे, यहाँ से वेपर्स या गैस या प्रेशर इस पाइप में आएगा, ठीक है। इस पाइप में आने के बाद हम इसको फौरन हम इसको वापस बंद कर देंगे और यहाँ से खोल देंगे, और इसमें जितना भी पाइप में प्रेशर होगा या जितना भी पाइप में गैस होगी वो यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसका प्रेशर रिलीज करते जाएंगे और फिर उस टैंक में जब प्रेशर रिलीज हो जाएगा, तमाम वेपर्स या इनफ्लेमेबल गैस निकल जाएगी, तब उस टैंक में वो पर्सन जा सकता है। ये सेम मिसाल आप अगर प्रेशर कुकर को अपने दिमाग में अगर आप प्रेशर कुकर को अपने दिमाग में रखेंगे तो यह बहुत इजीली समझ सकते हैं कि हम इसका ढक्कन कभी भी फौरन डायरेक्टली नहीं खोलते हैं जब तक कि उसका प्रेशर रिलीज ना हो जाए। हम यहाँ से उसका प्रेशर रिलीज करते हैं, जब प्रेशर रिलीज हो जाता है तो फिर इसको हम खोल लेते हैं। इसी तरह यही मैकेनिज्म हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर कि यहाँ से उसका जॉइंट लूज किया, प्रेशर पाइप में आया, उसको वापस बंद कर दिया, यहाँ से प्रेशर रिलीज हो गया और फिर इस तरह प्रेशर जब सामान निकल जाएगा, नॉर्मल प्रेशर आ जाएगा, तो फिर हम टैंक को खोल सकते हैं। Clause B. Before any such fastening as aforesaid is removed, all practicable measures shall be taken to reduce the pressure of the gas or vapor in part or pipe of atmospheric pressure. ठीक है, वो जो हमने पाइप बंद किया था, उसकी जो ओपनिंग थी, इसकी ये जो ओपनिंग हमने जब इसको रिमूव कर दिया कि यहाँ से प्रेशर सारा निकल जाए, तो उस प्रेशर को निकलने के लिए भी प्रैक्टिकेबल्स मेजर करने हैं वहाँ पर कि उसका अप्रोप्रिएट तरीके से प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाए और वहाँ पे कोई आग ना लगे, क्या वहाँ पे जो है ना कोई भी इंजरी ना हो किसी पर्सन को। Where any such fastening as aforesaid has been loosened or removed, effective measures shall be taken to prevent any explosion or inflammable gas or vapor from entering the part or pipe until the fastening has been secured or as the case may be securely replaced. ठीक है, वही बात है कि जब हम उसके वो जो यहाँ पर हम रिमूव करेंगे ताकि प्रेशर निकल जाए, जो भी वेपर्स हैं वो निकल जाए उस टैंक में से, तो क्या किया जाएगा, तब भी इफेक्टिव मेजर्स करने हैं हमने कि कोई भी एक्सप्लोजन ना हो, कोई भी आग ना लगे वहां पर, और उसको उसको सिक्योर जो फास्टिंग है उसको सिक्योर किया जाए, वहां पर जो भी वेल्व लगा हुआ है या कोई भी स्टॉप वेल्व है, ठीक है, तो उसको सिक्योरली रिप्लेस कर दिया जाए। Provide that the provision of subsection shall not apply in case of plant or machinery installed in the open air. तो ये जो ऊपर प्रोविजन हमने पढ़ी हैं, ये किसी भी ऐसे प्लांट के लिए नहीं है जो ओपन एयर में कराओ, ठीक है, जो कन्फाइंड स्पेस में है, जो क्लोज स्पेस में मौजूद है, उनके लिए ये है, क्योंकि वहां ओपन एयर में तो वो सारा हवा में चला जाएगा, उसका मसला नहीं है। जो कन्फाइंड स्पेस में, क्लोज स्पेस में कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए ये सारे प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे। No plant, tank or vessel which contain or has contained any explosive or inflammable substance which shall be subjected in any factory to any welding, brazing, soldering or cutting operation which involves the application of heat
or to any drilling or other operation which is likely to create heat or spark. कोई भी plant, टैंक या वेसल जिसमें एक्सप्लोसिव या इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं और किसी ऐसी फैक्ट्री में नहीं इंस्टॉल किया जा सकता, नहीं उसमें काम किया जा सकता जहाँ पर कोई वेल्डिंग हो रही है, सोल्डरिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, या ऐसा प्रोसेस कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे हीट निकल रही है, स्पार्क हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये दो काम एक ही फैक्ट्री में नहीं हो सकते अनलेस के adequate measures किए जाएं, unless adequate measures have first been taken to remove such substance or any fumes arising therefrom, or to render any such substance and fumes non-explosive or non-inflammable. तो जब तक कि वहाँ पे एडिक्वेट मेजर्स नहीं किए जा सकते हैं तब तक कि वो दो काम वहाँ पे साथ साथ नहीं हो सकते हैं. एंड नो सच सब्सटेंस शैल बी अलाउड टू एंटर सच प्लांट, टैंक और वेसल आफ्टर एनी सच ऑपरेशन. तो और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि इन्फ्लेमेबल हो और एक्सप्लोसिव हो वो उस वहाँ पर नहीं डाला जाए, वहाँ पे एंटर नहीं किया जाए, वहाँ पे सप्लाई ना किया जाए जहाँ पर कोई भी वेल्डिंग या सोल्डरिंग का काम हो रहा है. सपोज टैंक है, उसकी वेल्डिंग की ज़रूरत है वहाँ पर, तो टैंक के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेबल या एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं होना चाहिए जब तक कि वहाँ वेल्डिंग का काम हो रहा है, ठीक है. और उसके बाद जब वेल्डिंग का काम हो जाए, जब तक कि मेटल कूल ना हो जाए, ठंडा ना हो जाए, तब तक कि वहां पर ऐसे किसी भी सब्सटेंस को ऐड ना किया जाए, ताकि क्योंकि ऐड करेंगे तो उससे आग लगने का खतरा है. The provincial government may by rules exempt subject to such condition as may prescribe any factory or class or description of factories from compliance with all or any of the provision of this section. तो जो provincial government है वो ऊपर जितने भी कंडीशन बताई गई हैं किसी भी फैक्ट्री को उसकी कंडीशन के लिहाज से ये सारी चीजें एग्जाम्प्ट कर सकती है. सपोज वहां पर इतने बड़े प्लांट नहीं है, वो छोटी लेवल की फैक्ट्री है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहां पर ये चीजें एग्जाम्प्ट कर देगी. 33M Power to exclude children. Subsection 1. The provincial government may make rules prohibiting the admissions any specified class of factories or to specified parts thereof of children who cannot be lawfully employed therein. Provincial government ने क्या रूल्स बना सकती है कि कोई भी ऐसे क्लास या फैक्ट्री या स्पेसिफाइड पार्ट जहाँ पर बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जाता, वहाँ पर वो काम नहीं कर सकते, वहाँ पर एडल्ट्स को काम करने की ज़रूरत है, तो उनको वहाँ से प्रोहिबिट कर सकते हैं. किसी भी ऐसी फैक्ट्री में या फैक्ट्री के अंदर कोई ऐसा एरिया है जो कि बच्चों के लिए वो नुकसानदेह हो सकता है, तो वहाँ पर उनकी एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट कर सकता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट. If it appears to the inspector that the presence in any factory or part of a factory of children who cannot be lawfully employed therein may be dangerous to them or injurious to their health, he may serve on the manager of the factory an order in writing directing him to prevent the admission of such children to the factory or any part of it. और अगर इंस्पेक्टर के नॉलेज में ये बात आए कि किसी फैक्ट्री में या क्लास ऑफ फैक्ट्री में ऐसे बच्चों को एम्प्लॉयड किया गया है जो वहाँ पर लॉ के मुताबिक उनको एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए और वहाँ पर बच्चों को एम्प्लॉय करना उनकी हेल्थ के लिए खतरा है, इंस्पेक्टर इन राइटिंग मैनेजर को लिखेगा कि वहाँ पर बच्चों को एम्प्लॉय ना किया जाए. 33N Notice of certain accidents. Wherein any factory an accident occurs which causes any bodily injury, whereby any person injured is prevented from resuming his work in the factory during the 48 hours after the accident occurred. किसी फैक्ट्री में कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसे डेथ कॉज हो गई है या फिर कोई ऐसी सीरियस इंजरी आई उस पर्सन को कि वो अगले 48 घंटों में भी अपना काम रिज्यूम नहीं कर सकता, तो या फिर कोई इसी टाइप का कोई नेचर का कोई एक्सीडेंट हुआ है जिससे काम रिज्यूम नहीं हो सकता, तो क्या करेगा मैनेजर? The manager of factory shall send notice thereof to such authorities and in such form and within such time as may be prescribed. तो जो concerned authorities होंगे जिसको provincial government authorize करेंगे, तो मैनेजर को उनको ये नोटिस भेजना है कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, एक बंदे की डेथ हो गई है या फिर कोई ऐसी सीरियस इंजरी कॉज हो गई है जिससे नुकसान हुआ है इंसानों का भी और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उनका भी, तो उनको उस टाइम में सच टाइम उनको प्रिस्क्राइब कर दी जाएगा कि इस टाइम में आपने जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसको रिपोर्ट करना है. 33O. Appeals. The manager of a factory on whom an order in writing by inspector has been served under provision of this chapter or the occupier of the factory may within 30 days of service of order appeal against it to the provincial government or to such authority as the provincial government may appoint in this behalf, and the provincial government or appointed authority may subject to rules made in this behalf by the provincial government
कंफर्म, मॉडिफाई और रिवर्स द ऑर्डर। अपील के लिए बेसिकली एपिलेट अथॉरिटी बनाई जाती है और एपिलेट अथॉरिटी में कौन सी एप्लीकेशन आती हैं? वो एप्लीकेशन आती है जिनको ऑलरेडी एक नोटिस भेज चुके हों। सपोज प्रोवेंशन गवर्नमेंट ने किसी फैक्ट्री को सील कर दिया है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, उसको सस्पेंड कर दिया है, तो वो इस फैसले के खिलाफ एपिलेट अथॉरिटी में जा सकता है और वहां पर अपील कर सकता है। और फिर एपिलेट अथॉरिटी जो है वो उसको रिव्यू करेगी कि जो प्रोवेंशन गवर्नमेंट ने डिसीजन किया क्या वो सही है या नहीं, तो उसके बाद वो अपना फैसला बताएगी और फिर एपिलेट अथॉरिटी में जो फैसला होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। पहली बात यहाँ पर ये हो रही है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसको, इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया। इंस्पेक्टर ने कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो रही थी, प्रोविजंस फॉलो नहीं किए जा रहे थे किसी फैक्ट्री में, उसने इन ऑर्डर इन राइटिंग उनको दे दिया या कोई कंपल्शन लगा दी। अब मैनेजर या ऑक्यूपायर उनके पास 30 डेज का टाइम है कि 30 डेज के टाइम में वो अपील कर सके प्रोवेंशन गवर्नमेंट के खिलाफ, या फिर वो प्रोवेंशन गवर्नमेंट ने जिस अथॉरिटी को अपॉइंट किया था उसके खिलाफ वो अपील कर सके और फिर उस अपील पर नजर षानी होगी। सब सेक्शन 2, द अपील अथॉरिटी में and if so required in the petition or appeal shall hear the appeal with the aid of assessor, one of whom shall be appointed by the appellate authority and the other by such body representing the industry concerned as the provincial government may prescribe in this behalf. तो जो appellate authority होगी अगर वो रिक्वायर्ड करेगी तो वो हेयरिंग करेगी, ठीक है, जिसमें एक पर्सन क्या होगा, एपीलेट अथॉरिटी का होगा और दूसरा क्या होगा, वो जिस इंडस्ट्री का होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। और फिर इनकी हेयरिंग के बाद एपीलेट बोर्ड अपना फैसला सुनाएगी। Provided that if no assessor is appointed by such body or if the assessor so appointed fails to attend at time and place fixed for hearing the appeal, the appellate authority may, unless satisfied that the failure of attend is due to sufficient cause, proceed to hear the appeal without aid of such assessor or if it think fit without the aid of any assessor. तो अब यहाँ पर अगर वो assessor नहीं आता, अटेंड करने जो भी हेयरिंग की डेट थी वहाँ पर नहीं आता, अनलेस के कोई बहुत ही मेजर कॉज हो गई है जिसकी वजह से वो नहीं पहुँच सका, कोई नेचुरल कॉज है, कोई बीमार हो गया है या वट एवर, कोई भी अगर जेन्युइन कॉज है उसकी वजह से नहीं हो सका, तब तो वो उसकी इस एब्सेंस को कंसीडर कर लेंगे। अदरवाइज वो एसेसर के बगैर ही उस अपील की हेयरिंग कर लेंगे। Except in the case of an appeal against an order under subsection 3 of section 33I or subsection 2 of section 33M, the appellate authority may suspend the order appealed against pending the decision of the appeal, subject, however, to such condition as to partial compliance or the adoption of temporary measures as it may choose to impose in any case. Appellate authority जो है, suppose किसी अपील का डिसीजन है वो पेंडिंग पे है और उसके ऊपर किसी और ने दोबारा अपील कर दिया है, ठीक है, क्योंकि उसका डिसीजन नहीं आया है तो उस पर्सन ने सोचा मैं इस पर दोबारा अपील कर देता हूँ, तो उस ऑर्डर को वो कैंसिल कर देगी अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। किसी भी डिसीजन, किसी भी अपील का डिसीजन पेंडिंग पे है और उस पेंडिंग डिसीजन, उस पेंडिंग केस के ऊपर दोबारा अपील हो गई है तो वो उस अपील को कैंसिल कर देंगे, उस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे, अनलेस के वो कोई कंडीशन, कोई टेम्परेरी कंडीशन इम्पोज कर दें कि इस डिसीजन को जो है वो जल्दी, इसका जो पेंडिंग डिसीजन है उसको जल्दी जल्दी पूरा किया जाए, जो अपील की गई है उसके ऊपर अपना डिसीजन दिया जाए, उसको पेंडिंग ना किया जाए, ठीक है। कोई भी वो पार्शियल कंप्लाइंस कर देंगे या कोई भी टेम्परेरी मैयर अडॉप्ट कर देंगे कि जो उस केस पर इम्पोज की जाए, लेकिन ये नहीं होगा कि उस अपील के उसको दोबारा अपील को दोबारा पे प्रोसेसिंग हो, जो एक दफ़ा अपील कर दी है उसके वही केस चलेगा, उसके ऊपर री अपील नहीं हो सकती है, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है ये सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31I और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 33M पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, बाकी सब केसेस पे ये अप्लाई हो जाएगा। एंड 33P, एडिशनल पावर टू मेक हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स रिलेटिंग टू शेल्टर ड्यूरिंग रेस्ट। The provincial government may make rules requiring that in any specified factory wherein more than 150 workers are ordinarily employed, an adequate shelter shall be provided for the use of workers during periods of rest, and such rules may prescribe the standard of such shelter. तो provincial governments rules बना सकता है किसके लिए, किसी फैक्ट्री में 150 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनके लिए रेस्ट करने के लिए एडिक्वेट शेल्टर जो है वहाँ प्रोवाइड होनी चाहिए। दूसरा क्या है, रूम्स फॉर चिल्ड्रन,
The provincial government may also make rules requiring that in any specified factory wherein more than 50 women workers are ordinarily employed, a suitable room shall be reserved for the use of children under age of 6 years belonging to such women. किसी भी फैक्ट्री में 50 प्लस वुमेन्स काम कर रही हैं तो वहाँ पर एक एडिक्वेट रूम होना चाहिए जहाँ पर उन खवातीन के बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से कम है वहाँ पर उनकी देखभाल की जा सके, उनको वहाँ रखा जा सके. Prescribing the standards for such rooms and the nature of supervision shall be exercised over children therein. और वहाँ पर उस रूम के क्या क्या स्टैंडर्ड होंगे, किस नेचर की सुपरविजन वहाँ रिक्वायर्ड है, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बता देगी. Certificate of stability. The provincial government may also make rules for any class of factory or for the whole or any part of province requiring that work on a manufacturing process carried on with the aid of power shall not be begun in any building or part of building erected or taken into use as a factory after commencement of this act. किसी भी फैक्ट्री या क्लास ऑफ फैक्ट्री जो किसी प्रोविंस में है वहां पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू करना है पावर की मदद से. ठीक है, अब तो जब ये 1937 का ये एक्ट है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से तमाम फैक्ट्रीज नहीं चलती थी, लेकिन अब क्या है इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं. तो वहाँ पर उस टाइम के लिए उन्होंने क्या कंपल्शन लगा दी थी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या है सर्टिफिकेट ऑफ स्टेबिलिटी. हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब तक कि वो नहीं मिलेगा, ऑथराइज पर्सन से साइन नहीं होगा, इंस्पेक्टर को भेज नहीं दिया जाएगा, तब तक वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा. Hazardous operation, where the provincial government is satisfied that any operation in a factory exposes any persons employed upon it to a serious risk of bodily injury, poisoning or disease, it may make rules applicable to any factory or class of factories in which the operation is carried on. स्पेसिफाइड फैक्ट्री में पर्सन एम्प्लॉयड हैं और वो सीरियस रिस्क पे हैं कि बॉडी को उनके नुकसान पहुंच सकता है, उनको कोई डिजीज़ हो सकती है वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो उससे रिलेटेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल्स बना दी गई उन फैक्ट्रीज के लिए. उसमें क्या होगा, स्पेसिफाई द ऑपरेशन एंड डिक्लेयरिंग इट टू बी हैजर्डस. वहाँ पर जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको स्पेसिफाई करें और उसको डिक्लेयर करें कि हैजर्डस है. वहाँ पर प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए कि यहाँ पर ये लोग काम करें, इस तरह के आपने कपड़े पहनने हैं, गॉगल्स लगाने हैं, वट एवर जो भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होंगी उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिहाज से. प्रोहिबिटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, एडोलेसेंट और चिल्ड्रन अपॉन द ऑपरेशन. ऐसी जगहों पर वुमेन, एडोलेसेंट और जो चिल्ड्रन हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया जाए. प्रोवाइडिंग फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड और सीकिंग टू बी एम्प्लॉयड अपॉन द ऑपरेशन एंड प्रोहिबिटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स नॉट सर्टिफाइड एज फिट फॉर सच एम्प्लॉयमेंट. जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए उनकी प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए और ऐसे पर्सन्स को वहाँ पर एम्प्लॉयड नहीं किए जाने चाहिए जो सर्टिफाइड ना हो, जो फिट ना हो वहाँ काम करने के लिए. Providing for the protection of all persons employed upon the operation or in the vicinity of place where it is carried on. जो भी पर्सन वहाँ काम कर रहे हैं उनको प्रॉपरली चीज़ें प्रोवाइड किए जाएं उनकी प्रोटेक्शन के लिए. अगर उनको गॉगल्स की ज़रूरत है तो उनको वो प्रोवाइड किए जाएं, मास्क की ज़रूरत है वो प्रोवाइड किए जाएं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए जो वहाँ पर काम कर रहे हैं. The provincial government may also make rules requiring the occupiers or managers of factories to maintain stores of first aid appliances and provide for their proper custody and use. प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो किस बारे में रूल्स प्रोवाइड कर सकता है ऑक्यूपायर्स और मैनेजर्स को कि वहाँ पर जो फर्स्ट एड अप्लाइंसेस हैं वो मौजूद होनी चाहिए और वो प्रॉपरली स्टोर होनी चाहिए, उनका प्रॉपर स्टॉक मौजूद होना चाहिए और उसको वहाँ पर यूज़ करने के लिए भी पर्सनस को एम्प्लॉयड करना चाहिए जो ट्रेंड हो और वो एक ज़रूरत के वक्त वहाँ पर काम आ सके और वहाँ पर वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें.